छात्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को रेखा और रेखाखंड के बीच का अंतर पता नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रेखा और रेखाखंड का डेफिनेशन, उनकी परिभाषाएं बच्चे सही तरीके से नहीं बता पाते, या उनके विषय का फ़र्क, उनके उनके बीच क्या फ़र्क है उसको भी नहीं जानते हैं। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, रेखा की लंबाई क्या होती है, इन सारे विषयों से अनभिज्ञ होते हैं। या तो रेखा को जानते हैं अथवा रेखाखंड को जानते हैं, बाकी उन सभी के बीच का अंतर पता नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मैं आज यह रेखा और रेखाखंड पर अपना वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो में हम आप आगे बढ़ सकें। देखें, रेखा रेखा एक ऐसी आकृति है जो अनंत बिंदुओं के एक सरल एवं सीधे पथ में जोड़ने से बनी होती है। बहुत सारे बिंदु, अनंत की संख्या में बिंदु जुड़े होते हैं रेखा के अंतर्गत। और रेखा की लंबाई की जब बात होती है तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, क्योंकि यह अनंत बिंदु तक पहुंचती है। इस तरह से रेखा को के विषय में कह सकते हैं कि रेखा की लंबाई अनंत होती है। रेखा अनंत की संख्या में जब बिंदु सरल एवं सीधी रेखा में सीधे पथ पर जुड़ते हैं तो रेखा का निर्माण करते हैं। जबकि आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक ऐसी रेखा दी हुई है जिसका कोई निर्धारित बिंदु नहीं है। इस तरह की रेखाओं को एक नाम दे दिया जाता है, जैसे ए रेखा। और दोनों तरफ जो तीर बना हुआ है वह दिखाता है कि इसकी लंबाई क्या है, अनिश्चित है, अनंत तक है। इसलिए आप तीर के माध्यम से भली बात समझ सकते हैं कि रेखा की लंबाई अनंत तक होती है। जबकि रेखाखंड क्या है, रेखाखंड के विषय में आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि रेखा जो है वह रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि ए और बी बिंदु जो एक रेखा पर स्थित हैं, इनके मध्य की दूरी को अभिव्यक्ति करने वाला जो तथ्य होता है वही रेखाखंड कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है जो रेखा पर स्थित निश्चित बिंदुओं के मध्य की दूरी को निरूपित करता है, बतलाता है। नाम से स्पष्ट है, रेखा खंड यानी रेखा का ही खंड, यानी रेखा का ही एक भाग। इस तरह से आप बिल्कुल इस तथ्य को जान गए होंगे कि रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है। मूलभूत अंतर, रेखा अनंत लंबाई तक बढ़ी होती है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, उसकी लंबाई अनंत तक होती है। जबकि रेखाखंड रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के निश्चित जो बिंदु हैं उन दो निश्चित स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी को बताती है, यानी रेखा का ही एक भाग है रेखाखंड। तो भली बात से आप समझ गए हो कि रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है। जैसा कि चित्र में दिया हुआ है कि रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं ए और बी, उनकी बीच की दूरी को अभिव्यक्त करने वाली जो रेखाखंड है उसको ए बी रेखाखंड का नाम दिया गया है। और रेखाखंड में आप देखेंगे कि दोनों तरफ तीर नहीं लगा होता है, बल्कि दोनों तरफ बिंदु क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। रेखा के बाद हम आपको आज के चैप्टर में त्रिभुज के संबंध में बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, इसके अलावा तीन कोणों से भी बनी हुई आकृति। तीन भुजाओं से घिरी तीन कोणों से बनी आकृति को क्या कहते हो, त्रिभुज कहते हो। यानी जो बिंदु त्रिभुज के संबंध में निकल कर के सामने आते हैं, जो तथ्य निकल कर के सामने आते हैं, उसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में तीन कोण
होते हैं। एक और तथ्य, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये 3 मुख्य तथ्य हैं जिनको आपको जानना जरूरी है यदि आप त्रिभुज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के विषय में पढ़ रहे हैं, तभी आप इन तथ्यों को पढ़ करके ही त्रिभुज से संबंधित सवालों को, अभ्यास को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपके चारों तरफ व्यवहार में बहुत सारे तरह के त्रिभुज देखने को मिलते हैं, लेकिन सबका क्या होता है? आकार अलग अलग होता है। और इसलिए आकृति के आधार पर, माप के आधार पर, भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? मूल रूप से त्रिभुज के 2 प्रकार। एक तो भुजाओं की माप के आधार पर कि कितनी भुजाएं हैं, सबका माप क्या क्या है, और दूसरा क्या होता है? कोणों की माप के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? त्रिभुज के अंतः जो कोण होते हैं उनकी माप के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कर दिया जाता है। पहले आप पढ़ेंगे त्रिभुज की भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुज के भेद। मूल रूप से भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भेद हैं? ध्यान से देखेंगे आप। काइंड्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। फर्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसको कि इक्विलैटरल ट्राइंगल भी कहा जाता है अंग्रेजी में। नाम से स्पष्ट है, समबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं यानी सभी साइड्स, सभी भुजाएं क्या हों? सम हो, अर्थात बराबर हो। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की माप एक समान हो, वैसा त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज के संबंध में आप देखेंगे आकृति से, अपने जो आकृति दिखलाई गई है, इस आकृति में देखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज आपको दिखाया गया है जिसमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज दिखाया गया है जिसकी सभी भुजाएं 5 cm, 5 cm और 5 cm यानी ए बी 5 cm, बी सी 5 cm और सी ए 5 cm 5 सेंटीमीटर की हैं। इस तरह से देखेंगे आप, तीनों भुजाएं क्या हैं? सम है, अर्थात बराबर हैं, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज कहा गया है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं ही नहीं बराबर होती, बल्कि तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण भी बराबर होते हैं। सभी कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के, 60 अंश के होते हैं। दूसरे तरह का त्रिभुज, जब भी हम भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 निष्कर्ष निकल करके सामने आते हैं। एक तो त्रिभुज की कोई भुजा बराबर ना हो, दूसरा त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, और तीसरा त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जिसमें बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कह दिया जाता है, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल। और जब त्रिभुज की कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो तो वैसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब इस त्रिभुज के विषय में आपको बताना चाहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं यानी 2 साइड्स त्रिभुज की समान होती हैं, बराबर होती हैं, और बराबर भुजाओं द्वारा बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तीसरा कोण भिन्न होता है। तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। इस तरह से आप देखें, चित्र में देखेंगे आप, एक ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें 2 भुजाएं क्रमशः 4-4 सेंटीमीटर की हैं, यानी सी ए और बी सी, यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं।
दोनों की लंबाई कितनी है, 4-4 सेंटीमीटर। और इनके द्वारा बनने वाला कोण क्रमशः कोण ए और कोण बी, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जबकि तीसरा कोण इन दो कोणों से अलग होगा। अब आप पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज को, स्केलेन ट्राइएंगल को। इसकी विशेषता क्या होती है? जैसा कि हमने कहा कि जब भी त्रिभुज के विषय में आप माप के आधार पर उनके वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे तो निष्कर्ष कितने निकलते हैं, तीनों साइड्स बराबर हों, दो साइड्स बराबर हों, कोई साइड बराबर ना हो। तो जिस त्रिभुज का कोई साइड बराबर ना हो, कोई भुजा बराबर ना हो, सभी भुजाएं क्या हों, एक दूसरे से भिन्न हों, विषम हों, उसको क्या कहा जाता है, विषम बाहु त्रिभुज। इसकी विशेषता के संबंध में आप पढ़ें, प्रत्येक भुजा अलग माप की होती है, और जैसा कि यदि भुजा प्रत्येक की माप भिन्न है, विषम है, तो उनके द्वारा बनने वाले कोण भी क्या होंगे, विषम होंगे, वे भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं द्वारा बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं द्वारा बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब भी त्रिभुज की बात आती है तो त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के द्वारा बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीन भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह से विषम बाहु त्रिभुज में तीनों कोण, तीनों एंगल जो है वह बराबर नहीं होते हैं। आगे आप देखेंगे कोणों के आधार पर जो त्रिभुज के भेद आप विशेष रूप से देखेंगे। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3, और उन कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कोणों की माप के आधार पर त्रिभुज के मूल रूप से 3 भेद देखने को मिलते हैं। जैसे भुजाओं के विषय में बताया कि कितने निष्कर्ष निकलते हैं, वैसे ही जो है 3 निष्कर्ष जब एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण की बात हम करते हैं तो 3 निष्कर्ष निकलते हैं। क्या? एक तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या हों, 90 अंश से कम हों। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो। और तीसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, त्रिभुज का एक कोण कितना हो, 90 अंश से अधिक हो। 3 निष्कर्ष हमारे सामने निकल करके आते हैं, और उसी के आधार पर हम न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज को विभाजित करते हैं, उनके भेद बताते हैं। न्यून कोण त्रिभुज के विषय में देखें आप, न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, 90 अंश से कम के होते हैं, और उनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। जबकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, और बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम के होते हैं। और इसीलिए इस प्रकार के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक कोण समकोण होता है, और इसमें भी तीनों कोणों का योग जैसा कि त्रिभुज के संबंध में आपको ज्ञात है 180 अंश होता है। तीसरे प्रकार का जो कोण के आधार पर हम त्रिभुज के भेद पढ़ते हैं वह होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखेंगे इसके पूर्व न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की आकृतियाँ दी गई हैं। कोण त्रिभुज ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज, यहाँ एक देखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है, और शेष 2 कोण क्या हैं, न्यून कोण हैं। शेष 2 कोण क्या हैं, न्यून कोण हैं। आगे आप देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक अंतः कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी 90 अंश से अधिक हो, समकोण से अधिक हो,
वैसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। विशेषता क्या है? इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। बाकी दो अन्य कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आगे आपको हम त्रिभुज के परिमाप के विषय में बताएंगे। परिमाप स्पष्ट है नाम से ही, परितः माप यानी चारों तरफ का माप। यानी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। जो त्रिभुज की 3 आर्म्स होती हैं उन सब का योग करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है? त्रिभुज का परिमाप प्राप्त हो जाता है। जबकि हम जब मैथ में त्रिभुज के परिमाप के बाद जब एरिया निकालते हैं यानी क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उस समय हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जिसमें का s जो है वह अर्ध परिमाप होता है। s क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज के परिमाप का आधा कहलाता है। इसीलिए जब भी हमको यश निकालना होता है, यश का मान, तो हम तीनों भुजाओं, त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं अर्थात a b और c, तीनों भुजाओं के योग का आधा करते हैं तो हमें s प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आप देखेंगे s = a + b + c/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। और इस सूत्र से, इस फार्मूले से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपने इस सूत्र का प्रयोग किया तो कहीं भी आपको त्रिभुज का एरिया जब भी निकालना होगा, आपको किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। जबकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी पढ़ा चुके हैं, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वैसे त्रिभुज का जब भी हम एरिया निकालते हैं तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की ऊंचाई को अभिव्यक्त करने वाली रेखा का नाम होता है, रेखाखंड का नाम होता है लंब। क्या कहते हैं उसको? लंब, जो कि त्रिभुज की ऊंचाई को अभिव्यक्त करता है। इस तरह से समकोण त्रिभुज का जब भी एरिया हम निकालेंगे तो होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यानी लंब का मतलब त्रिभुज की ऊंचाई, अर्थात 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। इस तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप किस तरह से आप निकालेंगे, अभ्यास करेंगे, इसको भली भांति समझ गए होंगे। आगे आप देखेंगे, आगे के टर्न में आपको हम चतुर्भुज के संबंध में पढ़ाएंगे कि चतुर्भुज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका परिमाप और एरिया किस तरह से निकाला जाता है। धन्यवाद।